हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ में अकाउंटेंसी का आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो पेपर नहीं देखा है तो क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन पेपर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना, ये जो स्टूडेंट को किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है बोर्ड एग्जाम पेपर में, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स के कैसे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट। रीराइट मतलब आपको स्टेटमेंट को फिर से लिखना है। रीराइट द सेंटेंसेस। तो अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन अटेंड करते हो, सब क्वेश्चन ए, तो उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए जिसमें रीराइट द सेंटेंसेस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो आप लोगों को ऑप्शंस प्रोवाइड किए रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ऑप्शन में से सही जो करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो वो है ना 50 पार्टनर्स होता है। मैक्सिमम जो है 50 पार्टनर्स होता है। तो यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखना है होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर 50 अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2013, तो ही आपको ये आंसर करेक्ट मिलेगा। अगर आपने सेंटेंस फिर से नहीं लिखा तो फिर आपके है ना मार्क्स जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि रीराइट द सेंटेंस बोला है तो आपको स्टेटमेंट को फिर से लिखना होगा। देन सेकेंड थिंग, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जब है ना अकाउंटिंग ईयर के समय पर जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव होती है, तो वो एन इनकम होता है या एन एक्सपेंडिचर होता है या एन एसेट होता है या अ लायबिलिटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अ लायबिलिटी। डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसको हम लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडवांस में मिल गया है, फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। तो करंट ईयर के लिए वो है ना लायबिलिटीज हो जाती है जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शंस है। तो आपको इस तरीके से फुल स्टेटमेंट लिखना है और आपके आंसर को आपको अंडरलाइन करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है जो अटेंड किए हैं यहाँ पे, वो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक्स एंड वाई आर equal partners decided to admit Z into partnership giving 1/7 share in new profit sharing ratio will be। तो यहाँ पर आपको जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो फाइंड आउट करना होगा, वो आप लोगों को निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो वो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो यहाँ पर इनका जो ओल्ड रेशियो है, इसका मतलब ये 1:1 का रेशियो है। ओल्ड रेशियो 1:1 है एंड नया जो रेशियो है मतलब हाफ हाफ आप बोल सकते हो, आधा आधा है ना, एक्स एंड वाई है ना ले रहे, तो हाफ हाफ ले रहे। तो फिर आपको क्या करना होगा, हाफ को मल्टीप्लाई बाय 1/7 करोगे तो 1/14 मिलेगा आप लोगों को। एंड फिर आप को क्या करना है, फिर 1 को मल्टीप्लाई बाय 1, हाफ को मल्टीप्लाई बाय 1/7 करोगे तो 1/14। एंड फिर ये जो 1/14 है उसको आपके इनके ओल्ड रेशियो से, न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो से माइनस करना होगा। तो ये इसका जो है ना मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम है ना नया रेशियो कैसे निकाले। तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देने वाली हूँ लिंक आप लोगों के लिए, तो आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा, मैं आपको अभी करेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो 3:1 का होगा। तो आपको जो करेक्ट आंसर है इस तरीके से है ना फुल स्टेटमेंट लिखकर और आपके को करेक्ट आंसर को अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आपका आंसर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देन यहाँ पर द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय। जो बैलेंस होता है मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होता है रियलाइजेशन अकाउंट का, वो कौन शेयर करते हैं, तो सारे के सारे पार्टनर्स, ऑब्वियसली सारे पार्टनर्स। रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे, जब फॉर्म डिसॉल्व होती है। तो ऑल पार्टनर्स इसका करेक्ट ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करने के बाद में, करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के बाद में आपको पूरा स्टेटमेंट में लिखना है
इस तरीके से द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स, इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए, तभी आपको करेक्ट मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। देन है ना 5th क्वेश्चन यहाँ पर कि बिल ड्रॉन ऑन 5th अगस्त फॉर 45 डेज विल बी पेड ऑन, तो 45 डेज का बिल है और 5th अगस्त को ड्रॉ हुआ है, ये बिल ड्रॉ किया गया है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना कि भाई अगस्त में कितने महीने होते हैं, अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते, तो 31 डेज -4 करोगे तो आपको 27, एंड फिर बाद में आप 45 में से 27 माइनस करोगे तो 18 डेज, एंड 18 में आप है ना +3 करोगे तो 21st। तो यहाँ पर आपका ये डेज कैलकुलेट करने का भी है ना आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जाके आप देख सकते हैं। तो 21 सितंबर जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर अ बिल ड्रॉन ऑन 5th अगस्त फॉर 45 डेज विल बी पेड ऑन 21 सितंबर, तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। तो आपके इस तरीके से आंसर लिखोगे और सारे आंसर करेक्ट होंगे तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं, कोई भी आपके 5 मार्क्स पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको सेंटेंस लिखने बोला है इसलिए सेंटेंस लिखना जरूरी है। अभी नेक्स्ट मूव यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर बी अटेंड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पर आप लोगों को राइट इन वन वर्ड या फ्रेज इस तरीके से लिखना है कि भाई आपका 1 वर्ड, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म में जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, आप जस्ट अपना बी लिखकर और आप अपना फर्स्ट आंसर आप पार्टनरशिप डीड इस तरीके से आप प्रेजेंट कर दोगे, आपको नो नीड टू राइट द स्टेटमेंट, आपको अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोला जाता है, एज वेल एज ये कैपिटल रिसिप्ट भी होता है। इसके लिए आप कैपिटल रिसिप्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो स्पेसिफिक डोनेशन लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे 1 मार्क आपका फिक्स हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, तो रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, काफी आसान है राइट, तो गुडविल होता है, तो यहाँ पर आपका जो है गुडविल करेक्ट आंसर है। तो आपको खाली जस्ट 3 के यहाँ पर गुडविल, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अपने क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर दिया है उन सबका ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर्स लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि द रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग द डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हो न्यू रेशियो में से, आप न्यू में से ओल्ड मतलब न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो आपको जो रेशियो ऑब्टेन होता है वो सेक्रीफाइस रेशियो होता है, उसे सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस रेशियो लिखना है। देन यहाँ पर एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसॉल्व करने के टाइम पे, फर्म को डिसॉल्व बंद करने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आप लिखोगे तो ये आपको फुल आपका मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये 5 है तो 5 का 5 मार्क्स आपका आप ऑक्यूपाई कर लोगे अगर आपने पूरे के पूरे जो है ना राइट इन वन वर्ड करेक्ट लिखे हैं। तो नाउ आते हैं यहाँ पर अटेंड किया है स्टूडेंट ने डी क्वेश्चन, तो डी में क्या है, तो डी में हम देखेंगे फाइंड ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे है ना सैलरीज, कंप्यूटर, ऑडिट फीस, एडवर्टीजमेंट, तो सैलरीज है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ऑडिट फीस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो गए एंड एडवर्टीजमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो ये सबके सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में आते हैं, हेडिंग में आते हैं। तो यहाँ पर है ना ये जो कंप्यूटर है ये एसेट है, ये रियल अकाउंट है, ये कंप्यूटर आपका ऑड वन होगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ऑड वन का आंसर लिखना है बस। डी आपका आंसर 1 क्या होगा, कंप्यूटर होगा। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट कर देना है। देन आप यहाँ पर देखोगे कि प्ले ग्राउंड, देन यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स, तो प्ले ग्राउंड हुआ, लाइब्रेरी बुक्स हुआ, बिलियार्ड टेबल हुआ, तो ये सारे के सारे एसेट्स हो गए। कैपिटल फंड ये लाइब्रेरीज के साइड में आता है। अगर आप है ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को स्टडी किया आपने तो आपको पता है कि कैपिटल फंड हम लाइब्रेरीज के साइड में लिखते नहीं है। प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी बुक्स एंड बिलियार्ड जो टेबल है ये सब एसेट्स हुए। तो आपका कैपिटल फंड है ना ऑड वन हो गया। तो जस्ट आपको आंसर में कैपिटल फंड इस तरीके से प्रेजेंट करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स
देन मशीनरी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटीज के अंडर में आता है, क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं, लेकिन मशीनरी तो एसेट्स के अंडर में आता है। तो ये मशीनरी आपका ऑड वन हो गया। तो यहाँ पर आपको ऑड वन आउट में क्या लिखना है, ऑड वन में मशीनरी लिखना है। तो इस तरीके से आपका आंसर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो डिस्काउंट करके लेना मतलब बैंक को सेल ऑफ कर देना, वेल इन एडवांस पैसा ले लेना बैंक से, बैंक को बिल देकर एंडोर्स कर देना, थर्ड पार्टी को दे देना। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा। एंड नोटिंग ऑफ बिल, तो नोटिंग चार्जेस, नोटिंग ऑफ बिल ये इसके अंडर में नहीं आएगा। नोटिंग ये एकदम सेपरेट ट्रांजेक्शन हो गया। जब ये है ना बिजनेसमैन है ना डिस्काउंट करके लेता है, मतलब वो पैसा उसका रोकड़ा कर रहा है, वो अपने बिल का एंडोर्स करना मतलब वो अपने सप्लायर को दे रहा है बिल कलेक्शन के लिए दे रहा है, मतलब बैंक को कलेक्शन के लिए। ये सब केसेस में उसके खाते में पैसे आने, एक तरीके से उसका जो लायबिलिटी है वो कम हो रहा है, उसके खाते में पैसे आने हैं। यहाँ पर नोटिंग ऑफ बिल ये ऑड वन आउट हो जाता है नोटल के टाइम पे। तो यहाँ पे नोटिंग ऑफ बिल है ना आपका ऑड वन आउट हुआ, तो इसको आपको लिखना है इस तरीके से। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो ये सारे के सारे है ना आपके एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे एंड ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हो गए। और ये जो लिक्विड रेशियो है ये बैलेंस शीट आइटम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो लिक्विड रेशियो को हमको ऑड वन में लिखना है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको अगर आपने सब के सब आपने करेक्ट लिखे तो यहाँ पर भी आपने 5 मार्क्स ऑक्यूपाई कर लोगे आप। तो आपकी प्रेजेंटेशन इसी तरीके से होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, आपको ओवर राइटिंग वगैरह अवॉइड करनी है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कैसे प्रेजेंट करना है। अभी आगे मूव करते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन की यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों को 4 क्वेश्चन ही आंसर एनी 4 बोला है, लेकिन स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा भी किया है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि एक्स्ट्रा पे आप है ना ज़्यादा समय ना गवाए। हाँ, एक्स्ट्रा जरूर कीजिए, आपके पास समय हो, आपको क्विक लगे तो आप कि क्वेश्चन सिलेक्शन भी उसी तरीके से होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंसेस है। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस मतलब आपको पूरा स्टेटमेंट लिखकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड्स तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपर डालना है सिलेक्शन के टाइम पे। ये क्वेश्चन नंबर ई है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर क्वेश्चन नंबर ई, रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, कहाँ से हम डिडक्ट करते हैं, हमने परचेस किया था वो वापस रिटर्न कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। तो इसका मतलब है ना परचेसेस में से डिडक्ट होगा। इस तरीके से आपको लिखकर अंडरलाइन करना है। देन सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड फ्रॉम द मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोला जाता है उसको। वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। तो जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेंबर्स जो देते हैं वो रेवेन्यू होती है फर्म इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोला जाता है। देन इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो हिज कैपिटल अकाउंट इज, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। मतलब उसका जो कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होंगे, तो बिजनेस मैन को फायदा है, राइट। अगर यहाँ पर है ना उसने टेक ओवर किया है एसेट तो मतलब उसका कैपिटल डिक्रीज होना है, इसीलिए हम डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टेकन ओवर की ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। तो डेबिटेड लिखना है आपको। देन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर्ड, जो बैलेंस होता है रिटायर्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं उसको तो उसके लोन अकाउंट में टू हिज लोन अकाउंट इट इज ट्रांसफर्ड, और वो लायबिलिटीज के अंडर में हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं। देन यहाँ पर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इन रियलाइजेशन अकाउंट शोज, अगर डेबिट साइड मोर है क्रेडिट साइड से तो रियलाइजेशन अकाउंट ऑब्वियसली लॉस दिखाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज नथिंग बट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, उसका रूल भी हमको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट साइड ज्यादा होना मतलब लॉस होना। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज इन रियलाइजेशन अकाउंट शो
शोज व्हाट लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इस तरीके से आपको आपकी प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आपने सब करेक्टली लिखा तो आपके 5 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। 4 ही करना है पर एक्स्ट्रा यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है क्वेश्चन की। आप राइट इन वन सेंटेंस में जाओगे, आपको अगर वो डिफिकल्ट लगता है तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो। एक बात जरूर सजेस्ट करूंगी, अगर मान लीजिए आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आ गया, ये क्वेश्चन है ना, अगर आप कंफर्म हो कि आपको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे से आता है तो ही अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास दूसरा अदर ऑप्शन है जो आप इजी फाइंड आउट कर रहे हो तो उस ऑप्शन पे आप जाइएगा। इसको है ना, क्योंकि 2.5 मार्क एंड 2.5 मार्क आपका थोड़ा भी यहाँ वहाँ एरर होना, और अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो आपके पूरे के पूरे 5 मार्क चले जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए ऑड वन में से आपने 5 ऑड वन के, उसमें से 4 आपके करेक्ट है, 1 गलत हो गया, तो मतलब कम से कम 4 के तो मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको है ना क्वेश्चन की जो अगर ऑप्शन मिल रहा है तो उसकी प्रॉपर सिलेक्शन भी होनी चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो। नाउ यहाँ पर डू यू अग्री जी क्वेश्चन ये नहीं किया है। यहाँ पर अभी एच स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। क्या मार्केट प्राइस पे हमेशा वैल्यूड होता है? नहीं, उसको है ना मार्केट प्राइस और जो इसका मार्केट प्राइस एंड इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की जो बुक वैल्यू होती है उसमें से विच एवर इज लेस है वो हम कंसिडर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये फॉल्स है, तो फॉल्स है मतलब आपने सही लिखा है इसको, फॉल्स स्टेटमेंट है करके, तो यहाँ पे फॉल्स को आपको सही मिल जाएगा। फिर यहाँ पर कि ऑल यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर गेटिंग एडिशनल कैपिटल एंड स्किल। तो नए पार्टनर को एडमिशन बिजनेस में उसके एडिशनल कैपिटल यहाँ पर कुछ यहाँ पर एडिशनल कैपिटल, नए पार्टनर को एडमिशन फॉर गेटिंग एडिशनल कैपिटल एंड उसके स्किल के लिए हम एडमिशन देते हैं ना, राइट। तो मतलब यहाँ पर अगर है ना स्टूडेंट ने सही ट्रू करके लिखना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉल्स लिखा है, मतलब ये है ना स्टेटमेंट उसका गलत हो गया है, मतलब यहाँ पर उसको रॉन्ग मिल जाता है, क्योंकि ये है ना हम एडिशनल कैपिटल एंड स्किल के लिए नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं। अभी अ रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो उनका पहले का शेयर होता है ना, पहले की बैलेंस शीट में जो अपीयर होता है, तो उसको यहाँ पर जनरल रिजर्व में उसको उसका शेयर मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व में अगर शेयर नहीं है बोल रहे हैं तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है यहाँ पर कि उसको जनरल रिजर्व में तो शेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर है ना ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन स्टूडेंट ने ट्रू लिखा है तो मतलब यहाँ पर ये फॉल्स करके उसको गलत मिल जाएगा। ठीक है, गलत लिख दिया है करके। देन फोर्थ, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू में जो इंक्रीज है एसेट्स की वैल्यू में जब इंक्रीज होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड थोड़ी ना होता है, वो तो क्रेडिटेड होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है कि ये तो क्या होता है डेबिटेड नहीं, ये क्रेडिटेड तो होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने इसको रॉन्ग लिख दिया है, तो ये इसको रॉन्ग मिल जाएगा स्टूडेंट को। यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए था, डेबिटेड नहीं क्रेडिटेड किया जाता है। नाउ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो पार्टनर का लोन होता है वो क्या रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं क्या डिसोल्यूशन के टाइम पे? वो है ना रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, उसके लिए सेपरेटली हमको उसको पे ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स है स्टेटमेंट, स्टूडेंट ने ट्रू लिखा है तो गलत। तो मतलब स्टूडेंट ने एक एक्स्ट्रा किया है लेकिन ये है ना गलत हो गया, तो इसका जो 1 मार्क है ये एक्स्ट्रा हुआ, तो ये है ना कंसिडर नहीं होगा। बाकी 4 क्वेश्चन उसके जो है वो कंसिडर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। जहां तक हो आप अपना जितना कट टू कट जितने आपके एक्स्ट्रा पे आप एट द एंड आप एक्स्ट्रा पे जा सकते हो, उसके पहले आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे मत जाइए। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी आप देखिए, अगर आप 100% श्योर हो तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटेंड कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको अदर ऑप्शंस अच्छे से आते हैं तो आप अदर ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो हम क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। एकदम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंटेशन की हुई है इसकी। तो इस क्वेश्चन की आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर सम को जरूर से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने लायक जो आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो आपके 10 मार्क पक्के हो जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि शर्मिला
एंड उर्मिला आर पार्टनर्स है इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। एंड ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, तो उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर कैपिटल्स शर्मिला का उर्मिला का दिया हुआ है 50,000 40,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स, 35,000 बिल्स पेबल, 25,000 बैंक ओडी दिया है 15,000। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है क्या इन लायबिलिटीज के अंडर में। देन कैश इन हैंड दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, कंप्यूटर, स्टॉक ऑफ गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। तो यहाँ पर एडमिशन का समय कि निकिता इज एडमिटेड, निकिता को एडमिशन मिला इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1 का, और जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे था वो इक्वली मतलब 1:1 हाफ तो पुराना है ना इक्वली। तो यहाँ पर बोला कि शी शैल ब्रिंग, तो शी कौन, निकिता शैल ब्रिंग इन कैश ₹25,000, 25,000 का कैश उसको लेकर आना है बिजनेस में एज पर द कैपिटल एज हर कैपिटल, एंड ₹10,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, और 10,000 है ना उसकी गुडविल के रूप में लेके आना है। तो यहाँ पर जब गुडविल की बात आ गई तो आपको तुरंत ध्यान में लाना है कि ये जो गुडविल का शेयर वो लेकर आ रही है वो है ना ओल्ड पार्टनर्स को रिसीव होगा। तो वो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी कौन से रेशियो में रिसीव होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब आपको सेक्रीफाइस रेशियो है ना फाइंड आउट करना होगा। तो आप सेक्रीफाइस रेशियो के बेसिस पे ही जो ओल्ड पार्टनर है शर्मिला एंड उर्मिला उन लोगों को गुडविल मिलने वाला है, गुडविल का हिस्सा उनमें बढ़ जाने वाला है, क्योंकि हमको ये गुडविल उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड फिर अगर वो टेक ओवर करते हैं तो उसकी हमको एंट्री की प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो आप लोगों को ये चीज़ है ना पढ़ते ही आपको है ना ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, यहाँ पे गुडविल की बात है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। एंड अगर वो ओल्ड पार्टनर्स में अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉ का केस भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे अगर ओल्ड पार्टनर वो नया पार्टनर एज अ कैश वो लेकर आ रहा है तो वो कैश में भी इंक्रीज होना है। तो ये सब जो है ना जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान देनी होगी कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे इसको। नाउ अभी यहाँ पर इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बड़े अच्छे से कैलकुलेशन किया हुआ है कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालना है, तो उसका प्रेजेंटेशन भी मैं दिखाने वाली हूँ। देन यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000, कंप्यूटर 5,000 से ओवर वैल्यूड हुआ है करके बोला है कि 5,000 से ओवर वैल्यूड हुआ। एंड स्टॉक ऑफ गुड्स आर अंडर वैल्यूड, और जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो अंडर वैल्यूड हुए बाय 20% इन द बुक, 20% से अंडर वैल्यूड हुए। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड का केस है तो ओवर वैल्यूड में तो आपको अमाउंट दिया है, लेकिन अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक उसका आपको अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर जब अमाउंट नहीं दिया है तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि कितने से अंडर वैल्यूड हुआ है, क्योंकि अंडर वैल्यूड होना मतलब जब एसेट अंडर वैल्यूड होता है तो मतलब आपको है ना एप्रिसिएशन होगा, आपके एसेट में क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। तो इसका इफेक्ट भी हमको है ना रियलाइजेशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। देन 10% ऑफ डेटर्स आर टेकन एज बेड डेप्ट, तो 10% डेटर्स आपको बेड डेप्ट 10% कैलकुलेट करना होगा डेटर्स पे। देन आपका 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी विड्रॉन बाय पार्टनर्स, 50% अमाउंट है ना जो गुडविल का वो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपको दिखाना होगा। 50% का विड्रॉवल आपको दिखाना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पर द कैपिटल्स ऑफ, जो कैपिटल है कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, वो एडजस्ट करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री हो गई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, कैश में एडजस्टमेंट करते हुए। तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना है, अभी आप देखिए आपकी प्रेजेंटेशन, यहाँ पे इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन है। आप एक बात याद रखिए कि आपको कभी भी डबल पेज, डबल साइडेड इस तरीके से चीज लेना है। जैसे अभी यहाँ पे स्पेस आपकी रह गई, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ का पेज है ना सिलेक्ट मत कीजिए, यहाँ पे आप वर्किंग नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, डबल साइडेड लेना है सम को करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा टर्न नहीं करना पड़े। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को
आपको क्या करना है, इस तरीके से डबल पेज लेना है। ये डबल पेज लिया, हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर डबल पेज में इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से शुरू करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी जिसे बोलते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करोगे। एंड सेकेंड थिंग, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर करंट अगर आप बना रहे हो तो आपको याद रखना कि पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट आपका 2 पेज पे नहीं जाना चाहिए, आपका सिंगल पेज पे ही आप उसको यहाँ पर एडजस्ट करोगे। आपको चाहिए तो आप मार्जिन के स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो, थोड़ा मार्जिन का स्पेस छोड़ दीजिए एंड बाकी आप है ना इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा आपको है ना छोटा करना है, हैंडराइटिंग को छोटी छोटी उसमें लिखना है, बिकॉज आपका है ना हैंडराइटिंग का ब्यूटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कैलकुलेशन में एरर होना नहीं चाहिए और आपको सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप है ना डबल पेज पे अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो तो फिर आप लोगों का वो आपको बार बार टर्न भी करने पड़ेंगे पेज। तो इस तरीके से आप डबल पेज लीजिए, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हो और इसको है ना आप ट्राई कीजिएगा। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके दिखाया है कि कैसे है। तो ये सॉल्यूशन है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पर मैंने सम को देखा कि एकदम करेक्टली ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट का 4 मार्क्स है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सारे आइटम्स को एंटर करने का 4 मार्क्स फिक्स हो जाता है यहाँ पर। देन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोगों की डिमांड आएगी तो ये सम है ना मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट ने किस तरीके से देखो प्रेजेंटेशन दिया, शर्मिला उर्मिला निकिता एंड शर्मिला उर्मिला निकिता। फिर यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हैंडराइटिंग में प्रेजेंटेशन देते हुए ये अकाउंट को क्लोज किया। यहाँ पे जैसे ये 6th एडजस्टमेंट था, द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका एडजस्ट करना है। तो ये यहाँ पर उसका वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन है। वर्किंग नोट इतने नीटली वर्किंग नोट इस तरीके से यहीं पे वर्किंग नोट करोगे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप लोगों को अमाउंट्स वगैरह कैलकुलेट करने के समय पर आपके पास एकदम करेक्ट अमाउंट सामने सामने रहेंगे आपके। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल फाइंड आउट करते हैं एडजस्टेड कैपिटल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमको फुल फर्म का टोटल फर्म का कैपिटल निकालना होता है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे नया पार्टनर का शेयर क्या है, तो नया पार्टनर का शेयर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पता चलता है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 2/4 1/4 एंड 1/4। तो 1/4 का रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स करना है तो 4/1, तो मल्टीप्लाई करते हैं उसके कैपिटल से, तो 1 लाख टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए। तो ये जो 1 लाख है ये बैलेंस शीट में यहाँ पर है ना अपीयर होगा, बैलेंस शीट में हमको दिखाना है। एंड फिर एडजस्टेड कैपिटल जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो जैसे पुराने पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल, तो उसको मतलब इतना एडजस्ट करना है, बिजनेस में इतना रहना चाहिए। अगर कम है तो वो लेकर आएगा, अगर 50,000 मेंटेन करना है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/4, क्योंकि इसका जो नया रेशियो के हिसाब से न्यू रेशियो जो है वो 2:1 का रेशियो है। तो 2/4 के हिसाब से देखो यहाँ पर है ना 50,000 एंड उर्मिला का 1/4 मतलब 25,000। तो मतलब ये जो पार्टनर्स कैपिटल में निकिता ने 25,000 लेकर आया है वो दिखा दिया कैश, बाद में गुडविल का 10,000 है ना उर्मिला के शेयर में ही आ रहा है, हिस्से में आ रहा है। तो ये चीज है ना कैसे पता चलेगी, सेक्रीफाइस रेशियो को निकालते हुए कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर शर्मिला का सेक्रीफाइस रेशियो एंड उर्मिला का सेक्रीफाइस रेशियो आप लोगों को निकालना होगा। एंड जब आप ये रेशियो निकालोगे तो आप देखोगे कि शर्मिला का पुराना रेशियो हाफ है, मतलब वो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं, उर्मिला हाफ। तो हाफ में से आप -2/4 एंड -1/4 करोगे। तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हाफ माइनस हाफ तो 0 आया शर्मिला का, मतलब शर्मिला ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। वर्किंग नोट में यहाँ पे देखिए एंड उर्मिला से सेक्रीफाइस रेशियो हाफ -1/4 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इक्वलाइज किया है रेशियो, इसको डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए 1 × 2 2 × 2 -1/4। तो यहाँ पर 2/4 -1/4 तो 1/4। इसका मतलब ओनली है ना उर्मिला ने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो 0 × 1 आ रहा है। तो मतलब है ना
शर्मिला को कुछ भी नहीं मिलना है गुडविल में से, जितना भी गुडविल है वो सारा का सारा है ना उर्मिला के इसमें क्रेडिट होने वाला है, कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होने वाला है। तो देखो नथिंग इज सेक्रीफाइस बाय उर्मिला, सो एंटायर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू उर्मिलास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर उर्मिला के कैपिटल अकाउंट में ये ट्राई कीजिएगा, ये सम प्रैक्टिस कीजिएगा उर्मिला के कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल उर्मिला के, यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में उर्मिला को खाली ये अमाउंट गया है। फिर इसी को गुडविल को लेकर ही एक और एडजस्टमेंट बोला है, तो वो भी कि भी है ना गुडविल 50% है ना विड्रॉन बाय पार्टनर, तो खाली उर्मिला विड्रॉ करेगी, तो विड्रॉ का केस है ना टू कैश कर है ना यहाँ पर 5000 उर्मिला के इसमें दिखाया गया कि गुडविल विड्रॉन है करके, एंड कैश को एडजस्ट करना है तो कैश भी यहाँ पर एडजस्ट मतलब कैश के थ्रू, मतलब जितना भी अगर यहाँ पर है ना उर्मिला का जब टोटल करते हैं कैश अकाउंट का, मैं पूरा सम करके नहीं दिखा रही हूँ, जब आपकी डिमांड आएगी तो मैं सम को सॉल्व कर अलग से इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 51,250 एकदम करेक्ट है टोटल। तो यहाँ पर ये एक्सेस है, डेबिट साइड का कम है, तो यहाँ पे 51,250 लिख कर एंड आपको ये सब टोटल 10,000, 5,000 एंड 25,000 ये टोटल जब हम करते हैं तो 11,250 है ना डिफरेंस जो आता है, मतलब है ना ये डिफरेंस क्या है, मतलब उर्मिला का जो कैपिटल बैलेंस है वो ज़्यादा है, उसको मेंटेन करना था खाली 25,000, लेकिन है ना यहाँ पर मेंटेन कितना कैपिटल करना वो दिखाया 50, 25, 25, तो ये 11,250 है ना एक्सेस है ना वो फर्म से ले लेगा, बिजनेस से वो 11,250 ले लेगा, अपने घर ले जाएगा। और यहाँ पर जब है ना शर्मिला का टोटल देख रहे हैं तो शर्मिला को 50,000 एडजस्ट करना है, कैपिटल का होना चाहिए, लाना है उसको, तो यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है 50,000 का, तो 50,000 एंड 10,000 उसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस का, तो वो 60,000 और क्रेडिट साइड में कम है तो 60,000 एंड यहाँ से माइनस करने पे 8,750, मतलब ये है ना डेफिसिट रह रहा है उसके कैपिटल में, ये डेफिसिट है, यहाँ पे एक्सेस लिखा है डेफिसिट है, तो ये डेफिसिट बैलेंस है 8750, ये है ना उसको कैश के रूप में लाना पड़ेगा, ये कैश के रूप में शर्मिला को लाना पड़ेगा, तो कैश बैलेंस 8750 से इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से मतलब ये एडजस्टमेंट्स आप लोगों को एडजस्ट करने हैं, मैं सम पूरा आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं जस्ट आपको प्रेजेंटेशन की किस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके सामने सामने बैलेंस शीट हो गई, तो देखिए इस तरीके से आप पेज लेंगे, ये बैलेंस शीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सारे कैश इन हैंड, यहीं पे आपका कैश का टोटल स्टार्टिंग में 5,000 फीस 35,000 नए पार्टनर ने लाया हुआ, फिर उसमें से 5,000 गुडविल का विड्रॉ किया हुआ, फिर है ना 11,250 जो उर्मिला का एक्सेस है वो लेकर जाएगी, फिर 8750 लेकर आना पड़ेगा किसको, शर्मिला को। तो ये सारे एडजस्टमेंट करते हुए यहाँ पे बैलेंस 32,500, तो ये भी करेक्ट है। और ये कैपिटल बैलेंसेस मेंटेन करने 50, 25, 25 ये भी करेक्ट है। एंड बाकी के ये सारे एडजस्टमेंट एज इट इज यहाँ पर मतलब जो बैलेंस शीट की पुरानी बैलेंस शीट के आइटम एज इट इज आ गए। फिर यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स जो है वो माइनस किया हुआ, बेड डेप्स माइनस किया हुआ, देन कंप्यूटर राइट ऑफ करना है जो ओवर वैल्यूड हुआ था 5,000 वो, और उसका वो बाकी इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड फिर स्टॉक ऑफ गुड्स 42,000 का, एंड एप्रिसिएशन हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स में, तो यहाँ पर इसकी भी वर्किंग नोट देखो काफ़ी अच्छे से वर्किंग नोट में किया हुआ है, नीटली क्लीनली, कि आपको समझ में आ जाए कि भाई स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20% होता है, तो मतलब एप्रिसिएशन होना चाहिए सेट में। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस अंडर वैल्यू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 52,500 आता है। तो 52,500 माइनस 42,000 करोगे तो 10,500 से है ना इंक्रीज होता है एसेट में, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई देना चाहिए एप्रिसिएशन। यहाँ पर देखो दिखाया हुआ है एप्रिसिएशन 10,500 का यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है। तो ये जो सम है पूरा करेक्टली सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर पूरा फुल सम करेक्ट है, यहाँ पर भी दिखाया है, बैलेंस शीट भी टैली है। तो इस तरीके से आपका सम का प्रेजेंटेशन होगा। वर्किंग नोट है ना आप लोगों को, मतलब ये वर्किंग नोट आप अपने काम के लिए कर रहे हो, आपका वर्क नीटली हो, आपको है ना एरर कहीं पे भी ना हो, आपके कैलकुलेशन के कास्टिंग के समय कोई एरर ना हो, इसीलिए आप लोगों को वर्किंग नोट है ना, आप ज़्यादा पेजेस को टर्न ना करते हुए यहीं पे एडजस्ट करके अपने नीटली वर्किंग नोट करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन भी देखो अच्छी दिखेगी। और आपके लिए ये सारे है ना जो भी रेशियो वगैरह आपको रिक्वायर्ड है, आपको अमाउंट्स रिक्वायर्ड है, वो आप आराम से ये अमाउंट्स को है ना
विदाउट एनी एरर आप फिर है ना कॉपी कर सकते हो आपके फेयर वर्क के यहाँ पर। इसलिए वर्किंग नोट आपको अपने लिए करना है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि वर्किंग नोट प्रेजेंट कीजिए, तो इस तरीके से आपका पेपर प्रेजेंटेशन नीटली होना चाहिए। इस तरीके से पूरे जब आपके बैलेंसेस एंड अमाउंट करेक्ट होंगे तो आपके 10 मार्क्स आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से अपने 10 मार्क्स इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी ग्रैब कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंटेशन को देखिए इसी तरीके से आपको करना है, आमने सामने होना चाहिए तो इजी भी होता है, ट्रांजैक्शंस को क्रॉस चेक करने में भी आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। और अगर ये सम के सॉल्यूशन की आपको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि है ना मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर इस सम की वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, आप पहले सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको इसकी स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बोला था कि आप स्क्रीनशॉट निकाल के इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, और अगर नहीं आ रहा हो, कहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही हो, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।